तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा के अंदर हम आपको कुछ पहले बेसिक बताने वाले हैं, फिर उसके बाद में हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो इसके लिए ये क्लास है वो आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और लैब असिस्टेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे। विद्युत धारा के लिए क्या आवश्यक होता है? सबसे पहले एक चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चालक होना चाहिए। चालक, अब किसी भी चालक में, हाँ, तो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर उसके बाद में विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और यह एक अदिश राशि है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि धारा का मात्रक क्या होता है और ये अदिश है या सदिश है। फिर उसके बाद में आता है 1 एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है। तो इसके लिए किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड पर सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं, यानी उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में आता है प्रतिरोध। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान यानी बाधा को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक? क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। उसके बाद में आपके आगे आता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियमानुसार क्या होता है? ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार होता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर RI। जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आ जाता है R। क्या नियतांक आ जाता है? R। और ये हमारा ओम का नियम है V बराबर RI, जहाँ R एक कांस्टेंट है जिसे चालक का हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर IR। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है ओमीय प्रतिरोध, यानी कि ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैंगनीज का तार। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनको प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज का तार। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है अनओमीय प्रतिरोध, यानी कि पहले पढ़ लिया हमने ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, फिर उसके बाद अनओमीय प्रतिरोध, यानी कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, उसके बाद में आ जाता है चालक, यानी कि चालक किसे कहते हैं। हाँ, तो चालक, फिर किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं और इसको जी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि जी का मतलब क्या होता है? तो जी का मतलब होता है चालकता, और जी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जी बराबर क्या होता है? IR। फिर इसके आगे इसमें क्वेश्चन बन सकता है इसकी एसआई इकाई क्या होती है, यानी चालकता की एसआई इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? महो भी कहते हैं, या इसका एसआई मात्रक सीमेन भी होता है।
फिर उसके बाद में अगला आता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिरोध पतले तार का अधिक होता है या मोटे तार का अधिक होता है। तो देखिए पहले डेफिनेशन, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, या R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ रो क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कि तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा और तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद में आ जाता है विशिष्ट चालकता। क्या होती है विशिष्ट चालकता? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी 1/R। इसे किससे सूचित करते हैं? तो इसे करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर 1/P। इसकी SI इकाई होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, तो हम बता देंगे कि क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। फिर उसके बाद में आता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन सामान्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो उसके बाद में आ जाता है कि प्रतिरोध कम कब होता है, जब श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, या फिर समांतर क्रम में लगाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ पर लिख रखा है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी कि ये सबका ऐड करेंगे तो इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम 1/में में करके जोड़ते हैं, तो उससे प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से संयोजन में प्रतिरोध का मान कम होता है, तो कौन से में होता है, समांतर क्रम में। कौन से में होता है, समांतर क्रम में। और ज़्यादा किस में होता है, श्रेणी क्रम में। उसके बाद में हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो विद्युत शक्ति की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा कितनी मात्रा में क्षय हो रही है, किस टाइप से क्षय हो रही है समय के साथ साथ, उसको हम बोलेंगे शक्ति। वैसे तो शक्ति की दूसरी डेफिनेशन भी होती है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछेगा हमें क्वेश्चन में, हमसे केवल इसका SI मात्रक पूछ सकता है। तो SI मात्रक क्या होता है, इसका वॉट होता है। उसके बाद में आता है किलो वाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट, यानी कि ये किसका यूनिट होता है, किलोवाट घंटा। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे घर में जो लाइट आती है उसको हम किस में मापते हैं, यूनिट में। तो यूनिट को ही हम किलोवाट घंटा बोलते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की क्या हो, शक्ति हो। तो इसका सूत्र क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटे 1000, यानी कि वॉट इंटू घंटा बटे 1000। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है ये इसका निकालने का। इस पर आपके न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद कर लेना है। फिर उसके बाद में आ जाएगा फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, हाँ तो ये शॉर्ट नोट्स है आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए और आपको पूरी बुक ना पढ़ने पड़े, इसलिए हमने इनको बनाया है, जिससे कि आपको रिवाइज भी हो जाए और आपको क्वेश्चन भी मिल जाए। इसमें से आपको देखना ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे आपकी एग्ज़ाम में, और जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे जिससे।
फिर हमारा टॉपिक आ जाता है एमीटर। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप का आने वाला है कि विद्युत धारा को एम्पियर में किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो वो उस यंत्र का नाम है एमीटर। फिर उसके बाद में यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा बनेगा कि एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। तो किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन यहाँ से एक ये बन सकता है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिरोध आदर्श एमीटर का 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे पास आगे आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? वो कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जिस युक्ति का हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। और इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि किसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है? विभवांतर को। फिर किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। फिर वही अगला क्वेश्चन कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। ये आपके क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में आ जाता है विद्युत फ्यूज़। विद्युत फ्यूज़ किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं विद्युत फ्यूज़? विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि हमारे घर में जो भी उपकरण लगे होते हैं लाइट के, वो सुरक्षित रहें, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? विद्युत फ्यूज का। किससे बना होता है ये? टिन, सीसा, इन दोनों की मिश्र धातु से बना होता है विद्युत फ्यूज, जिसमें कि टिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 63% और शीशे की मात्रा होनी चाहिए 37%। और फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इस विद्युत फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। फिर उसके बाद में ये भी पूछ सकता है कि इसका गलनांक अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो गलनांक इसका होना चाहिए कम। फिर उसके बाद में आ जाता है गैल्वेनोमीटर। आगे आपका आ जाता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र होता है कि विद्युत परिपथ में हमारे यहाँ पर विद्युत धारा आ रही है या नहीं। तो उसके लिए हम एक युक्ति का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर से हम कितनी धारा माप सकते हैं, कितने एम्पियर तक की। तो कितने एम्पियर तक की माप सकते हैं? 10⁻⁻6 एम्पियर तक की। तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक। उसके बाद में हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे अब। तो यहाँ पर हम लेके आ गए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत हीटर का तार बना होता है, यानी कि विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? पहला क्वेश्चन है हमारा विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है। तो किससे बना होता है विद्युत हीटर का तार? यहाँ पे आपका आंसर है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि अगला क्वेश्चन आ जाता है घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं घरों में मुख्य लाइन के तार? दोनों गर्म, दोनों ठंडे, एक गर्म तथा दूसरा ठंडा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घरों में मुख्य लाइन के तार कैसे होते हैं? एक गर्म और एक ठंडा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में हमारे यहाँ पर आ जाता है अगला क्वेश्चन है सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्यूज़ तार बनी होती है। तो आपको बताना है फ्यूज़ तार किससे बनी होती है। हमारे यहाँ पर अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हो। ये तो मैंने टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं, वो यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको।
तो अगला क्वेश्चन था हमारा, सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्यूज तार बनी होती है, किससे बनी होती है फ्यूज तार? निकिल अथवा नाइक्रोम से। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर, घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सबको आता ही होगा। कौन सी होती है घरों में प्रवाहित होने वाली धारा? प्रत्यावर्ती धारा होती है। और हम इन्वर्टर लगाते हैं, उसमें कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा। लेकिन यहाँ पर घरों में प्रवाहित होने वाली पूछी है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है, किस क्रम में लगाया जाता है? घरों में हम जो यंत्र लगाते हैं, जैसे लाइट के लिए बल्ब, पंखा वगैरह, तो किस क्रम में लगाते हैं हम इनको? हम लगाते हैं इनको समांतर क्रम में। किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी कि हमारे पास जो विद्युत बल्ब होता है उसमें एक, आपको पता होगा, एक छोटा सा तंतु होता है, वो किसका बना होता है? तो आप सभी को पता होगा, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। फिर उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए, यानी कि फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक, फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, वायरिंग में प्रयुक्त किए गए तार के पदार्थ के बराबर होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा, फ्यूज तार होता है उसका गलनांक हमेशा कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर लाइट ज़्यादा आ जाए तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाए और उससे धारा कट जाए, जिससे कि वो उपकरण है हमारे घर में लगे हुए वो ख़राब नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कम। फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, यानी कितने एम्पियर की होती है? तो घरों में प्रवाहित होने वाली हमारी जो विद्युत धारा होती है वो होती है 5 एम्पियर की। कितने एम्पियर की होती है? 5 एम्पियर की। फिर अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत ऊर्जा की माप निम्न मात्रक से की जाती है, किस मात्रक से की जाती है घरों में विद्युत धारा की माप? तो अभी हमने पढ़ा था, किलोवाट घंटा में की जाती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है। हमारे पास डोरी होती है लाल रंग की, तो वो किसके लिए यूज़ होती है? किसके लिए यूज़ होती है वो? आप सभी को पता होगा, फेज वायर के लिए, न्यूट्रल वायर के लिए, या फिर किसके लिए? अर्थ वायर के लिए, या किसी भी वायर के लिए नहीं। तो किसके लिए होती है ये होती है फेज वायर के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर फेज वायर के लिए। चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे नए नए जो क्वेश्चंस हैं और बेसिक हैं, वो आपकी यहाँ पर क्लियर होने वाली है फिजिक्स की, उससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो ठीक है यहाँ पर, थैंक यू।